नमस्कार सभी साथियों को स्वागत करता हूं सभी का इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पीएन लोधा। साथियों, आज हम हिंदी व्याकरण व शिक्षण विधियों का पेपर नंबर 24 लेकर आए हैं, जो कि रीट पात्रता परीक्षा 2022 के लिए बेहद ही उपयोगी है और उसके बाद में जो थर्ड ग्रेड का मुख्य एग्जाम होगा उसके लिए भी बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है, क्योंकि थर्ड ग्रेड के मुख्य एग्जाम में भी आपके हिंदी व्याकरण और शिक्षण विधियों के प्रश्न दोनों लेवल में पूछे जाएंगे। तो 100 टेस्ट आपके लिए लिए चल रहे हैं। 3000 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की सीरीज है साथियों। रेगुलर रहोगे तो निश्चित रूप से इसका फायदा आपको मेन एग्जाम में और पात्रता परीक्षा दोनों में ही देखने को मिलेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखेंगे। आपके प्रश्न नंबर 1 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? गायक, कोण, यूथ और हीये। साथियों, पहले प्रश्न में देखिएगा, यहाँ पर तत्सम तद्भव से प्रश्न है आपके। तो देखो, गायक शब्द एक तत्सम शब्द है, कोण शब्द एक तत्सम शब्द है, यूथ शब्द एक तत्सम शब्द है, लेकिन यहाँ पर जो चौथा विकल्प है ही, साथियों ही शब्द तत्सम नहीं है, बल्कि ये एक तद्भव शब्द है। कैसा शब्द है? ये एक तद्भव। विकल्प नंबर आपका 4 प्रश्न नंबर 1 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 2 पे आते हैं। तो दूसरा प्रश्न देखेंगे। आपके प्रश्न नंबर 2 है, सर्वनाम की दृष्टि से असंगत विकल्प है। वहाँ दरवाजे पर कौन खड़ा है? कल तुम किससे बात कर रहे थे? आज तुम्हें क्या चाहिए? चाय में कुछ गिर गया है। तो देखो, सर्वनाम की दृष्टि से आपको गलत बताना है, असंगत बताना है साथियों। यहाँ अगर हम देखें दूसरे प्रश्न में, तो देखो दूसरे प्रश्न में जो सही उत्तर होगा, वहाँ दरवाजे पर कौन खड़ा है? कल तुम किससे बात कर रहे थे? आज तुम्हें क्या चाहिए? और चाय में कुछ गिर गया है। तो साथियों, यहाँ पर कुछ नहीं मैंने लिखा था, कोई, चाय में कोई गिर गया है। इस प्रकार ये चौथा विकल्प यहाँ सही करना था, बट टाइपिंग मिस्टेक के कारण चारों ही विकल्प यहाँ सही हो गए। तो साथियों, इस प्रश्न पर बोनस दिया जाता है, प्रश्न ही ये गलत हो चुका है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 3 पे आएंगे। तो तीसरा प्रश्न, इनमें से कौन सा शब्द एक वचन में है? नेत्री, राहें, युवा वर्ग और खेतीहर। साथियों, अगर हम बात करें तो एक वचन में कौन सा है? राह का हो जाता है राहें, ये बहुवचन है। खेती का हो जाता है खेतीहर, बहुवचन है। युवा का हो जाता है युवा वर्ग, बहुवचन है। लेकिन साथियों, नेत्री शब्द एक वचन शब्द है। कैसा शब्द है? एक वचन शब्द है। नेत्रियां, यहाँ पर बहुवचन हो जाएगा। तो विकल्प 1 आपके प्रश्न नंबर 3 में सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 4 पर। जो प्रश्न नंबर 4 है, 1857 की क्रांति में महारानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों से लोहा लिया था। वाक्य काल की दृष्टि से है सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल और अपूर्ण भूतकाल। देखो, प्रश्न कह रहा है यहाँ पर भाई लिया था मतलब पहले की बात है तो भूतकाल, लेकिन चारों ही विकल्प किसके हैं? भूतकाल के हैं साथियों। तो अब यहाँ पर अगर यूं होता कि लिया है तो वो आसन्न हो जाता, ले रही थी तो अगर लोहा ले रही थी तो फिर वो अपूर्ण भूतकाल हो जाता, लेकिन अंग्रेजों से लोहा लिया था मतलब वो कार्य पूर्ण हो चुका है साथियों। तो ये पूर्ण भूतकाल का उदाहरण है। तीसरा विकल्प आपके प्रश्न नंबर 4 में सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे साथियों प्रश्न नंबर 5 पर। साथियों, 5वां प्रश्न है, तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की। यह वाच्य है, कर्मवाच्य है, कृतवाच्य है, भाववाच्य है और सभी। तो सभी तो हो गए नहीं, क्योंकि तीनों अलग अलग होते हैं। देखो, नेगेटिविटी नहीं आ रही है तो भाववाच्य भी नहीं होगा, कर्मवाच्य या कर्तृवाच्य। साथियों, तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की, यहाँ पर बिल्कुल कर्तृवाच्य का ये उदाहरण है जिसमें कर्ता प्रदान होता है साथियों। दूसरा विकल्प आपके 5वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 6 पर। तो 6वां प्रश्न है, इनमें से कौन से विकल्प में व्यंजन संधि है? अतएव, आयुर्वेद, आच्छादन और अधोगामी। आपको यहाँ पर व्यंजन संधि वाला शब्द ढूंढना है साथियों। प्रश्न संख्या 6 में कौन सा विकल्प आपके सही रहेगा? तो देखो, अधः प्लस गामी, अधोगामी, ये विसर्ग संधि है। आयु है प्लस वेद, आयुर्वेद विसर्ग संधि है। अतः प्लस एव, अतएव बन जाता है विसर्ग संधि है। लेकिन आ प्लस छादन शब्द बनता है आच्छादन, बिल्कुल ये व्यंजन संधि का उदाहरण है। आपके प्रश्न नंबर 6 में तीसरा विकल्प सही है। नेक्स्ट जो प्रश्न नंबर 7 है, चौराहा शब्द में कौन सा समास है? अव्ययीभाव समास है, द्वंद्व समास है, द्विगु समास है या बहुव्रीहि समास है? चौराहा का मतलब होता है 4 राहों का समाहार। साथियों, प्रथम पद संख्यावाची है और दूसरे पद समूह का बोध करा रहा है, अर्थात ये द्विगु समास है। ऐसा किसमें होता है? द्विगु समास में होता है। साथियों, बहुव्रीहि तीसरा अर्थ नहीं निकल रहा है
तो अर्थात यहाँ ओनली तीसरा ही विकल्प सही है प्रश्न नंबर 7 में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 8 की ओर। तो आपके 8वां प्रश्न है, किसमें असंगत प्रत्यय लगा हुआ है? खिंचाव, पालन, खिलौना और बालपन। बताइए इनमें से किसमें असंगत प्रत्यय लगा हुआ है साथियों प्रश्न संख्या 8 में। साथियों अगर हम बात करें पालन, साथियों खिंचाव, खिलौना, बालपन, इन चारों में से जो असंगत प्रत्यय लगा हुआ है वो बालपन में लगा हुआ है। चौथा विकल्प आपके 8वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे साथियों प्रश्न संख्या 9 को, क्योंकि यहाँ खींचना, खिलौना, पालन ये सारी चीजें यहाँ पर, और ये बालक, बालक शब्द क्या है साथियों? जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, इस प्रकार यहाँ चौथा विकल्प सही रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 9 पे आते हैं। 9वां प्रश्न है, इनमें से कौन सा वाक्य सरल है? मेरी बहन श्रेया कहानियों की पुस्तकें बहुत पढ़ती है। प्रांशु कल कॉलेज नहीं गया क्योंकि वह बीमार था। मेरे जीवन का लक्ष्य है कि मैं अध्यापक बनूं, और सबने आपकी बहुत प्रतीक्षा की पर आप आए नहीं। तो देखो सरल वाक्य आपको देखना है। तो क्योंकि वह बीमार था, एक वाक्य दो वाक्य ये जुड़ रहे हैं तो फिर ये आपका आंसर नहीं होगा। की से ये जुड़ रहा है, मिस्र में चला गया, ये आपका आंसर नहीं होगा। सबने आपकी बहुत प्रतीक्षा की पर आप आए नहीं, और मेरी बहन श्रेया कहानियों की पुस्तकें बहुत पढ़ती है। इन दोनों में से जो सरल वाक्य है वो है विकल्प नंबर 1 में। मेरी बहन श्रेया कहानियों की पुस्तकें बहुत पढ़ती है, ये एक सरल वाक्य का उदाहरण है। 9वें प्रश्न में आपके प्रथम विकल्प सही है, यहाँ पर से वाक्य जुड़ा हुआ है साथियों। तो चलिए 10वां प्रश्न देखेंगे। वामा इनमें से किसका पर्यायवाची है? कमल का, तालाब का, अश्व का और रात का। तो देखो 10वें प्रश्न में आपके जो सही उत्तर है, वामा शब्द किसका पर्यायवाची है साथियों? आपके 10वें प्रश्न में जो सही उत्तर है वो रहेगा विकल्प नंबर 4। वामा शब्द रात का पर्यायवाची होता है, रात्रि का। विकल्प नंबर 4 सही रहेगा 10वें प्रश्न में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 11 पर। तो 11वां प्रश्न है, विलोम युग्म की दृष्टि से असंगत है। अवनी का अंबर, तिमिर का प्रकाश, दीप शलाका का दिया सलाई और क्षणिक का शाश्वत। तो 11वें प्रश्न में उत्तर बताओ भाई। अगर हम देखें तिमिर, तिमिर मतलब अंधेरा, और प्रकाश बिल्कुल सही है। क्षणिक, क्षणिक मतलब कुछ क्षण के लिए, कुछ देर के लिए, और शाश्वत मतलब हमेशा, ये भी सही है। लेकिन दीप शलाका का दिया सलाई ये तो तत्सम तद्भव हो गया, ये विलोम कहाँ हो रहा है इसमें? अतः तीसरा विकल्प आपके प्रश्न संख्या 11 में सही रहेगा। नेक्स्ट बढ़ेंगे आगे प्रश्न नंबर 12 पर। तो 11वें में तो थर्ड विकल्प ही आपके सही है। 12वां प्रश्न देखते हैं। गायों को चराने वाले को कहते हैं ग्रामीण, ग्वाला, गोपाल और नागरिक। प्रश्न संख्या 12 में कौन सा विकल्प सही रहेगा साथियों? ग्रामीण मतलब गांव में रहने वाला, गोपाल गायों को पालने वाला, नगर में रहने वाला नागरिक, और गायों को चराने वाला ग्वाला कहलाता है साथियों। अर्थात दूसरा विकल्प आपकी प्रश्न संख्या 12 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए 13वां प्रश्न देखेंगे आपके प्रश्न नंबर 13। भगत सिंह नहीं रहे, वे अमर हो गए। वाक्य में कौन सा विराम चिन्ह लगा हुआ है? ये जो विराम चिन्ह है ना, ये कौन सा विराम चिन्ह है? विवरण चिन्ह, अर्धविराम, अल्प विराम और पूर्ण विराम। पूर्ण विराम बाद में लगता है तो पूर्ण विराम आपका आंसर नहीं है। अल्प विराम इतना सा लगता है तो ये भी आपका आंसर नहीं है साथियों। ये विवरण चिन्ह भी नहीं है बल्कि ये अर्धविराम चिन्ह है। कैसा चिन्ह है ये? अर्धविराम चिन्ह है। 13वें में दूसरा विकल्प आपके सही रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 14 पे आएंगे। यहाँ पर किसका अर्थ सारहीन से लिया जाएगा? डींग हाँकना, डंका बजना, ढोल पीटना और ढोल में पोल होना। तो देखो सारहीन से लिया जाएगा। सारहीन मतलब जिसका कोई सार ही ना बचा हो। तो 14वें प्रश्न में जो सही आंसर है, सारहीन से अर्थ ढोल में पोल होना से लिया जाएगा। ढोल में पोल होना ये जो मुहावरा है इसका अर्थ होता है सारहीन, बिना मतलब का। चौथा विकल्प आपके प्रश्न नंबर 14 में सही रहेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 15 पर। तो 15वां प्रश्न, हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या? इस लोकोक्ति का सही अर्थ है कथनी व करनी में अंतर करना, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता क्या, शुभ कार्य में शीघ्रता करनी चाहिए और सदैव एक सी स्थिति बने रहना। तो देखो हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या, इसका अर्थ होता है प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है। 15वें प्रश्न में आपके दूसरा विकल्प सही है। नेक्स्ट बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 16 पर। तो 16वां प्रश्न क्या पूछ रहे हैं? प्रश्न नंबर 16, इनमें से किस विकल्प में उपसर्ग भी है, प्रत्यय भी है और संधि भी है? नाजायज, स्वाभिमानी, प्रत्याशा और सभी। साथियों
नाजायज में कोई संधि नहीं है, इसको हटा दो तो चौथा भी गलत हो गया। 16वें प्रश्न में आपके पास दो विकल्प बचे, प्रत्याशा और स्वाभिमानी। प्रत्याशा शब्द का निर्माण प्रति प्लस आशा से मिलकर हुआ है। इसमें संधि है, इसमें उपसर्ग भी है, लेकिन इसमें प्रत्यय नहीं है। आशा में कोई प्रत्यय नहीं है उसके बाद में। लेकिन जो स्वाभिमानी शब्द है, स्व प्लस अभिमान, स्व प्लस अभिमान प्लस ई, यहाँ पर ई प्रत्यय है, स्व उपसर्ग है, अभि उपसर्ग है और संधि भी हो रही है साथियों, दीर्घ संधि। तो इसमें संधि भी है, उपसर्ग भी है और प्रत्यय भी है। किसमें? स्वाभिमानी शब्द में। दूसरा विकल्प इसलिए आपके सही है प्रश्न नंबर 16 में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 17 पर। तो 17वां प्रश्न है, दूर स्थित किसी वस्तु, व्यक्ति अथवा स्थान के विषय शिक्षण के समय में इसका प्रयोग सर्वाधिक अच्छा हो सकता है। चित्र का, चार्ट का, नमूने का और कंप्यूटर का। देखो कोई चीज़ अपने से दूर स्थित है, ठीक है, चाहे वो कोई वस्तु है, चाहे वो कोई व्यक्ति है या कोई स्थान है, तो साथियों उसकी जगह सर्वाधिक जो बेस्ट चीज़ रहेगी वो रहेगी नमूना, उसका नमूना। जैसे बच्चों को आप ताजमहल के बारे में पढ़ा रहे हो लेकिन वहाँ ले जा नहीं सकते, तो ताजमहल का एक नमूना लेकर के आ जाइए मार्केट से और बच्चों को बताइए कि इस प्रकार से ताजमहल बना हुआ है। तो इसलिए तीसरा विकल्प ही इसका बेस्ट आंसर होगा प्रश्न नंबर 17 में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 18 पर। तो 18वां प्रश्न देख लेते हैं। आपके प्रश्न नंबर 18 है, पठन कौशल का उदाहरण है। छात्र अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिख रहे हैं, अध्यापक मोहन से लिखवा रहा है, सीता किताब पढ़ रही है और छात्र गृह कार्य कर रहे हैं। तो देखो पठन कौशल मतलब जिसमें पढ़ना हो रहा हो, तो यहाँ भी पुस्तिका में लिख रहे हैं मतलब ये लेखन कौशल है। लिखवा रहा है यहाँ भी अध्यापक मोहन से, ये भी लेखन कौशल है। यहाँ गृह कार्य कर रहे हैं तो ये भी लेखन कौशल है। लेकिन सीता किताब पढ़ रही है, इसमें साफ साफ दे रखा है कि पढ़ रही है, मतलब ये पठन कौशल का उदाहरण है। तो तीसरा विकल्प आपके प्रश्न संख्या 18 में सही है साथियों। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 19 पर। तो 19वां प्रश्न देखते हैं। आपके प्रश्न नंबर 19 है, लेखन कौशल के विकास हेतु बालकों को सर्वप्रथम सिखाना चाहिए लेखनी पकड़ना, वर्ण बनाना, आकृतियां बनाना और सभी। तो भाई आपको लेखन कौशल का विकास करना है, मतलब बच्चों को लिखना सिखाना है, तो सबसे पहले क्या उनसे वर्ण बनवाने लग जाओगे आते ही? नहीं, सबसे पहले साथियों उसको लेखनी पकड़ना सिखाएंगे। क्या करेंगे? लेखनी पकड़ना उसको सिखाएंगे, या फिर सबसे पहले लेखन संबंधी जिज्ञासा उत्पन्न करेंगे जो विकल्प में नहीं है। तो फिर आप विकल्पों को देखिएगा, आपके यहाँ जो 4 विकल्प ये दे रखे हैं, इसमें सबसे बेस्ट आंसर है लेखनी पकड़ना। सबसे पहले हम उन्हें सिखाएंगे। प्रथम विकल्प आपके प्रश्न नंबर 19 में सही है साथियों। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 20 पे आते हैं। तो 20वां प्रश्न है, अध्यापक के द्वारा बालक में लेखन कौशल का विकास करना आवश्यक है। इससे बालक अपने विचारों को स्पष्ट रूप से व्यक्त कर सकता है। यह अंतिम कौशल है, इसलिए इसका विकास करना जरूरी है और सामान्य प्रक्रिया है। तो देखो अध्यापक के द्वारा, कोई भी अध्यापक है, उसके जो स्टूडेंट है उनको लेखन कौशल का विकास करना क्या आवश्यक है? बिल्कुल आवश्यक है। इससे बालक अपने विचारों को स्पष्ट रूप से व्यक्त कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। अंतिम कौशल है, इसलिए इसका विकास करना जरूरी है। यह सामान्य प्रक्रिया है। तो मतलब सारी चीजें, चौथे विकल्प को हटा दो, पहला, दूसरा, तीसरा कोई सा भी सही हो सकता है। तो सबसे बेस्ट विकल्प का आपको यहाँ पर चुनाव करना है साथियों। 20वें प्रश्न में जो सही उत्तर आपके रहेगा वो रहेगा विकल्प नंबर 2, क्योंकि जब वो लेखन करना सीख जाएगा तो वो बोलने के बजाय अपने विचारों को वो किसी भी टॉपिक पर स्पष्ट रूप से व्यक्त कर सकता है। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है। जैसे आपसे कोई प्रश्न पूछा जाता है तो आप 2-5 लाइनें बोल करके हाँ इतना ही है, लेकिन लिखने को कहा जाए तो आप पूरे 2 पेज भर सकते हो। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आप लेखन के माध्यम से अपने विचारों को स्पष्ट रूप से व्यक्त कर सकते हो। तो दूसरा विकल्प आपके प्रश्न 20 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 21 को देखेंगे। तो चलिए साथियों 21वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 21 है, बच्चों की पठन कुशलता का विकास करने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है भाषिक संरचनाओं का अभ्यास कराना, अर्थ की अपेक्षा उच्चारणगत शुद्धता पर बल देना, विभिन्न संदर्भों में जुड़ी सामग्री और पाठ्य पुस्तक में दिए गए अभ्यास। बताओ भाई 21वें प्रश्न का कौन सा विकल्प आपका सही रहेगा? पठन कुशलता का विकास करना है आपको, सबसे इंपॉर्टेंट बात कौन सी रहेगी? पठन कुशलता का विकास करने के लिए साथियों अर्थ की अपेक्षा उच्चारण शुद्धता पर बल देना नहीं, अर्थ पर भी बल देना पड़ेगा, ये गलत हो गया। पाठ्य पुस्तक में दिए गए अभ्यास से अभ्यास करवाओगे तो कुछ आप अपनी तरफ से क्या कर रहे हो? विभिन्न संदर्भों से जुड़ी हुई सामग्री या भाषिक संरचनाओं का अभ्यास कराना। साथियों यहाँ पर इस प्रश्न में बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजन हो जाता है पहले और तीसरे विकल्प में।
क्योंकि 21वां प्रश्न ये है, तो इसमें विभिन्न संदर्भों से जुड़ी सामग्री यहाँ पर पठन कुशलता का विकास करने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानी जाएगी। हालांकि इसका उत्तर कई जगह पर भाषिक संरचनाओं का अभ्यास कराना भी मिलता है, कई जगहों पर मिलता है, लेकिन अधिकतर जगहों पर तीसरा विकल्प मिलता है। इस प्रश्न के लिए आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, 21वें प्रश्न में पहला या तीसरा कहाँ पर जाओगे साथियों। मैं जा रहा हूँ तीसरे विकल्प पर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 22 पर। तो 22वां प्रश्न देखते हैं, भाषा सीखने का व्यवहारवादी दृष्टिकोण किस पर बल देता है? रचनात्मकता पर, भाषा प्रयोग पर, अभिव्यक्ति पर और अनुकरण पर। तो 22वें प्रश्न में आपको सही उत्तर देना है। देखिएगा, व्यवहारवादी दृष्टिकोण के बारे में ही सोच करके उत्तर देना है आपको। साथियों, भाषा सीखने का जो व्यवहारवादी दृष्टिकोण होता है ये किस पर बल देता है? ये अनुकरण पर बल देता है। किस पर? अनुकरण, की बालक अनुकरण के माध्यम से भाषा को सीखता है। चौथा विकल्प आपके 22वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 23 की ओर। तो चलिए 23वां प्रश्न, किस सहायक सामग्री का प्रयोग वस्तुओं के तुलनात्मक अध्ययन हेतु किया जाता है? फ्लैनल बोर्ड, ओवरहेड प्रोजेक्टर, ग्लोब और ग्राफ। साथियों, वस्तुओं का आपको तुलनात्मक अध्ययन करना है। ओवरहेड प्रोजेक्टर से करोगे, ग्लोब से करोगे, फ्लैनल बोर्ड से करोगे या ग्राफ से करोगे। तो तुलनात्मक अध्ययन की जब भी बात की जाती है आपको ग्राफ को ही सही करना है। किसको सही करना है? ग्राफ को। ग्राफ के माध्यम से आपने देखा होगा ना, कई सारे आपने भी ग्राफ बनाए होंगे कि पहले इतना था अब इतना है। तो साथियों, ये तुलनात्मक अध्ययन के लिए ग्राफ का प्रयोग किया जाता है। चौथा विकल्प आपके 23वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 24 पर। तो 24वां प्रश्न है, सस्वर पठन का मुख्य उद्देश्य है बोल बोलकर पढ़ना, द्रुत गति से पढ़ना, मौन पठन करना और बच्चों में पढ़ने संबंधी झिझक को दूर करना। तो साथियों, जो सस्वर मतलब स्वर के सहित जो पठन किया जाता है इसका मुख्य उद्देश्य क्या माना जाएगा, क्या माना गया है या क्या माना जाता है? सस्वर पठन का मुख्य उद्देश्य मौन पठन करना तो बिल्कुल ही नहीं होता। ये तो बिल्कुल अपोजिट हो गया है, क्योंकि बोल बोल के पढ़ना और मन ही मन में पढ़ना तो एकदम विपरीत है। द्रुत गति से पढ़ना, पढ़ने से संबंधित झिझक इससे दूर हो सकती है, या बोल बोल कर पढ़ना। तो साथियों, 24वें प्रश्न में जो सही है, स्वर सहित इसलिए पढ़ाया जाता है ताकि बच्चों में पढ़ने से संबंधित जो झिझक होती है वो दूर हो सके, यही इसका मुख्य उद्देश्य माना जाता है। तो चौथा विकल्प आपके 24वें प्रश्न में सही है। आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 25 पर। जो प्रश्न नंबर 25 है, बोलना कौशल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। शुद्ध उच्चारण सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, ऊंची आवाज में बोलना सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, बोलने की गति तेज रखना बहुत महत्वपूर्ण है, या आंखों देखा वर्णन करना सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो देखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप बोल रहे हो, ठीक है, बोल रहे हो आप, सबसे ज़्यादा महत्व किसे दोगे? साथियों, शुद्ध उच्चारण को, ऊंची आवाज़ में बोलना नहीं। ऊंची आवाज़ में बोलना तो ये तो नेगेटिविटी बढ़ाता है, तो ये आपका उत्तर हो ही नहीं सकता। बोलने की गति तेज रखना, आंखों देखा वर्णन करना या शुद्ध उच्चारण। साथियों, 25वें प्रश्न में जो आपके सही उत्तर आता है वो रहेगा शुद्ध उच्चारण, विकल्प नंबर 1। क्योंकि शुद्ध उच्चारण अगर हम करते हैं तो जो हम बोल रहे हैं वो सामने वाला उस चीज़ को शुद्ध उच्चारण होने के कारण बिल्कुल सही तरीके से उसको सुनेगा और सही तरीके से उसका अर्थ निकालेगा। ऐसा नहीं है कि बोल क्या रहे हो, सुन क्या रहे, अर्थ क्या निकल रहा है, तो फिर वो बोलने का ही कुछ मतलब नहीं निकलता। इसलिए विकल्प नंबर जो 1 है 25वें प्रश्न में, ये आपका सही उत्तर होगा। साथियों, इसी प्रकार के वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। नीचे कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताएं कितने प्रश्न 30 में से आपके सही बैठ रहे हैं और आपको पेपर कैसा लगा। कोई त्रुटि यदि किसी कारणवश होती है किसी प्रश्न में तो उसके लिए भी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करके बताएं। चलिए प्रश्न नंबर 26 की ओर बढ़ेंगे। तो आपके 26वां प्रश्न, प्रभावी रूप से बोलकर अपनी बात कहने की योग्यता प्राप्त करने से संबंधित विषय वस्तु नहीं है। ध्वनियाँ, वार्तालाप, कविता पाठ और भाषण। भाषण के माध्यम से भी आप अपनी बात कह सकते हो, वार्तालाप के माध्यम से भी आप अपनी बात प्रभावी रूप से कह सकते हो। 26वें में पहला या तीसरा, साथियों कौन सा विकल्प सही है? तो 26वें प्रश्न में जो आपका सही उत्तर है वो है पहला, ध्वनियाँ। डायरेक्ट ध्वनियों से तो भाई वर्ण बनते, शब्द बनते, उसके बाद में हम अपनी बात कहते हैं साथियों। इसलिए पहला विकल्प यहाँ पर आप प्रभावी रूप से अपनी बात कहने की योग्यता नहीं रख सकते पहले विकल्प के अनुसार। बाकी कई लोगों को आपने सुना होगा कविता पाठ कर रहे हैं और कविता में ही अपनी बात उन्होंने कह दी है, पूरी कर दी है। तो इस प्रकार यहाँ प्रथम विकल्प सही रहेगा प्रश्न नंबर 26 में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 27 पर। साथियों 27वां प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों के लिए बाल साहित्य के चयन का मुख्य आधार क्या होना चाहिए? छोटी रचनाएं,
रोचक विषय वस्तु, रंगीन चित्र और सरल जानकारी। देखो प्राथमिक स्तर मतलब कक्षा 1 से 5। बाल साहित्य के चयन का आधार पूछा है, मुख्य आधार 27वें प्रश्न में। साथियों प्रश्न संख्या 27 का कौन सा विकल्प सही होगा? सरल जानकारी और छोटी रचनाएं तो नहीं होगा, लेकिन अब हम आके अटक जाते हैं दूसरे और तीसरे विकल्प पर। तो कौन सा विकल्प सही करोगे एग्जाम में? साथियों यहाँ पर देखिए रंगीन चित्रों में भी उनकी रुचि होती है और रोचक विषय वस्तु मतलब जिस चीज में उनकी रुचि होती है वो चीज हमें बाल साहित्य में सम्मिलित करनी चाहिए। भाई एक तो रंगीन चित्र में होती है, लेकिन उसके अलावा भी जिन चीजों में भी उसकी रुचि हो वो चीजें हमें बाल साहित्य के चयन का आधार बनाना चाहिए। तो फिर यहाँ ये सिर्फ एक है और यहाँ पर एक के साथ अन्य चीजें भी आ जाती है। अतः मैं जाऊंगा विकल्प नंबर 2 पर, रोचक विषय वस्तु वाले पर। सेकंड विकल्प सही है, आप इसके लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, बाकी मैंने अपना तर्क भी दे दिया है। चलिए 28वां प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 28 है, प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है भाषा प्रयोग के अवसर देना, पाठ्य पुस्तक, उच्च स्तरीय तकनीकी यंत्र और व्याकरणिक नियमों का स्मरण। प्राथमिक स्तर की बात की जा रही है तो व्याकरणिक नियमों का स्मरण तो ये कंठस्थीकरण पर बल दे रहा है, कंठस्थीकरण पर बल नहीं देना है प्राथमिक स्तर पर कभी भी, तो गलत है। उच्च स्तरीय तकनीकी यंत्र प्राथमिक स्तर पर बिल्कुल भी काम के नहीं होते हैं, पहला या दूसरा। तो साथियों पाठ्य पुस्तक भी नहीं बल्कि भाषा प्रयोग के अवसर उनको अधिक से अधिक मिलने चाहिए हिंदी भाषा शिक्षण के लिए। तो विकल्प 1 आपके सबसे बेस्ट आंसर है प्रश्न नंबर 28 में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 29 पर, जो कि आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है साथियों। 29वां प्रश्न है सेकंड लास्ट प्रश्न। पत्र पत्रिकाएं भाषा सीखने में त्रुटियों को बढ़ावा देती है, बड़ों के पढ़ने की वस्तु है, साधक है या बाधक है? तो भाई पत्र पत्रिकाएं बाधा तो उत्पन्न नहीं करती है, मतलब बाधक तो नहीं है, ये विकल्प तो गलत हो गया। साधक है बिल्कुल सही बात है, बड़ों के पढ़ने की वस्तु है, लेकिन पत्र पत्रिकाओं को तो छोटे भी पढ़ते हैं, छोटे बच्चे भी, ठीक है, तो ये भी गलत हो गया। त्रुटियों को बढ़ावा देती है, बिल्कुल गलत बात है साथियों, त्रुटियों को बढ़ावा तो नहीं देती है ये चीज़ें, बल्कि बच्चों को और आगे ले जाती है। अतः ओनली जो तीसरा विकल्प है साधक है, यही आपका प्रश्न नंबर 29 में सही उत्तर होगा। अब आज का अंतिम और 30वां प्रश्न वापिस बता दूं, इस यूट्यूब चैनल पर टीचिंग मेथड के पूरे 100 टेस्ट, हिंदी के पूरे 100 टेस्ट, साइकोलॉजी के पूरे 100 टेस्ट, राजस्थान जीके की 100 क्लासें और 100 टेस्ट अलग से, और जो आपके जो गणित है उसका संपूर्ण निःशुल्क कोर्स यहाँ पर करवाया जा रहा है साथियों। अगर आपको विदित नहीं है या आपके जो मित्र हैं उनको विदित नहीं है तो एक बार ज़रूर यहाँ पर 10 दिन लगातार आप टीचिंग करके देखिएगा, लगातार पढ़ के देखिएगा, आपको ऑटोमेटिक ये चीज़ समझ में आएगी कि निश्चित रूप से आपको कितना फ़ायदा यहाँ से मिलेगा और किसी भी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लगने वाला है। तो चलिए आज का अंतिम और 30वां प्रश्न देख लेते हैं, क्या पूछ रहा है आपसे प्रश्न नंबर 30। साथियों 30वां प्रश्न है, बच्चों की भाषा संबंधी क्रमिक प्रगति का लेखा जोखा रखना किससे संभव है? पोर्टफोलियो से, उत्तर पुस्तिकाओं से, लिखित परीक्षा से और मौखिक परीक्षा से। तो जो भाषा संबंधी क्रमिक प्रगति की किस प्रकार से बालक प्रगति कर रहे हैं, किस प्रकार से चीज़ों को वो सीख रहे हैं, वो सीख रहे हैं या नहीं सीख रहे हैं, आखिर उनकी कमजोरियां कहाँ पर है, क्या क्या चीज़ें, ये सारी चीज़ें हम किस में देख सकते हैं? पोर्टफोलियो में देख सकते हैं। पोर्टफोलियो एक फाइल बनाई जाती है बच्चे की जिसमें उसकी क्रमिक प्रगति का लेखा जोखा किया जाता है साथियों। तो विकल्प नंबर आपका 1 सही है। इसके पहले के सभी वीडियो ये जो प्लेलिस्ट दिख रही है यहाँ से टच करके देख सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का।